प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नमस्कार। मैं जेडीएस पटेल। कक्षा 12वीं के भौतिकी के अध्याय 2 में आज जो पहला चैप्टर है, पहला बिंदु है विद्युत विभव, उसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक कौन सी भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई बिंदु आवेश होता है तो बिंदु आवेश के आसपास विद्युत बल रेखाएं विस्तृत होती रहती है। उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर करता है। यदि हम किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो जैसे वो विद्युत क्षेत्र की परिसीमा के अंदर परीक्षण आवेश को हमारे द्वारा लाया जाता है, तो परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करता है। उस बल के विरुद्ध हमें उतना ही परिमाण का, इतना न्यूनतम बल लगाना पड़ता है कि हम उसको विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उस आवेश को विस्थापित करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। इस स्थिति में हमारे द्वारा जो बाह्य बल लगाकर जो कार्य किया जाता है, वही बाह्य बल उस आवेश की ऊर्जा को बढ़ा देता है। अर्थात हमारे द्वारा किया गया कार्य उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में हम जब किसी आवेश को एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ न कुछ बाह्य बल लगाकर, विपरीत दिशा में बल लगाकर कार्य किया जाएगा और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य उस बिंदु आवेश की ऊर्जा को बढ़ा देता है। यहाँ ऊर्जा और बल परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। परंतु यदि हम एक ऐसी भौतिक राशि की कल्पना करें कि हम जिस आवेश को ले जा रहे हैं वो उसके परिमाण पर कोई ऐसी राशियाँ हैं जो उसके परिमाण पर निर्भर नहीं करती है, तो स्वाभाविक है ऐसी राशियाँ हैं जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल स्रोत आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है, परंतु जो आवेश हमारे द्वारा किसी बिंदु पर रखा गया है उसके परिमाण पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। देखिए यहाँ पर कैपिटल Q के बाद में स्मॉल q नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, एकांक आवेश। आपको याद होगा E बराबर हमने लिखा है F/Q। अर्थात जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल स्रोत आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है, हमारे द्वारा लाया गया परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम ये जो कार्य है, कार्य W किस पर डिपेंड करता है। परीक्षण आवेश यदि ज़्यादा मात्रा में होगा तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, परीक्षण आवेश यदि कम मात्रा में होगा तो हमें कम काम करना पड़ेगा। परंतु यदि हम परीक्षण आवेश को एक कर दें तो एक ऐसी भौतिक राशि अस्तित्व में आती है जिसे हम विभव कहते हैं, और विभव की परिभाषा होगी W/Q। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसके विभव में परिवर्तन हो जाता है, उसके विभव में अंतर आ जाता है। यहाँ पर ये जो अंतर उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा। अभी यहाँ पर हमने दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में लिए हैं, परंतु यदि हम किसी एक बिंदु पर विभव की गणना करने की बात करें तो हमारा जो पहला प्रारंभिक बिंदु है उसको हम विद्युत क्षेत्र के बाहर ऐसे बिंदु पर ले जाएं जहाँ पर बल लगे ही नहीं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पर शून्य हो, तो हमें पता है कि जब हम विचाराधीन बिंदु को अनंत पर ले जाते हैं तो अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। फलस्वरूप वहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, तो वहाँ पर विभव कितना होगा, शून्य होगा। इसलिए हमने विद्युत विभव की परिभाषा को परिभाषित किया है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस बिंदु पर विभव का मान होता है। अर्थात V = W/Q।
यदि माना कि ये कार्य हमको W करना पड़ा, Q आवेश को लाने के लिए हमें W काम करना पड़ा, तो एकांक आवेश को लाने के लिए हमें W/Q काम करना पड़ेगा, अर्थात यही उस बिंदु P पर विभव का मान होगा। परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस बिंदु P पर विभव का मान होगा। अब बात आती है विभव का सूत्र। तो हमने विभव का सूत्र कह दिया कि यदि Q आवेश को हम लाए और हमें किसी बिंदु तक लाने में W जूल काम करना पड़ा, तो वहाँ पर विभव क्या होगा, W/Q, क्योंकि हमने परिभाषा में बोला है एकांक धन आवेश। यहाँ धन आवेश परीक्षण आवेश के रूप में हम हमेशा एकांक धन आवेश ही लेंगे। तो यदि हम V का मात्रक की बात करें तो जहाँ W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो V का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, अर्थात इसको एक नई भौतिक राशि का नया मात्रक बोल दें वोल्ट। विभव का मात्रक होगा वोल्ट। अब यदि आपको 1 वोल्ट को परिभाषित करना हो तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। अब यदि V का विमीय सूत्र की बात करें तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है mL/2T-2, कूलाम को हम बोलते हैं धारा गुणित समय। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र होगा mL/2T-3A-1। इस प्रकार से हमारा जो पहला बिंदु था विद्युत विभव, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, सूत्र V/W/Q, मात्रक वोल्ट, 1 वोल्ट। क्या होता है, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस विचाराधीन बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल काम करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। विमीय सूत्र आपके समक्ष है mL/2T-3A-1। हमारा दूसरा बिंदु है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। तो मान के चलिए ये दूसरा बिंदु हमने लिया, अभी दूसरा पॉइंट लिया है, ये +Q कोई आवेश है जिसके कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है। हम एक बिंदु P लेते हैं जिसकी दूरी r है, तो इस बिंदु P पर विभव VR का मान कितना होगा, हमारा लक्ष्य है। क्योंकि स्वाभाविक है इस आवेश Q के कारण इसके आसपास विद्युत क्षेत्र निर्मित होगा, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव का मान भिन्न भिन्न होगा। और अभी हमने बताया है कि कार्य Q पर डिपेंड करता है पर विभव केवल परीक्षण आवेश के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए हमने आवेश को एकांक आवेश कहा है। यदि हमें VR की गणना करनी है तो हमें वही बात करना पड़ेगी। V बराबर क्या है, एकांक धन आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक इसी त्रिज्यीय जो O बिंदु पर +Q आवेश रखा है और उससे P बिंदु जो कि R दूरी पर है, तो OP के त्रिज्यीय दिशा में अर्थात आगे की ओर हम एक AB अल्पांश लेते हैं, चूंकि यहां से इस अल्पांश की दूरी कितनी है, x है। तो स्वाभाविक है B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और ये जो दूरी है बहुत छोटी है, A और B दोनों एक दूसरे के निकट है। आप कहोगे सर इतनी छोटी क्यों लेते हैं, तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आप पास पास नहीं A और B को लेते हो तो तीव्रता का परिमाण बदल जाता है। बहुत कम दूरी लेने पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लगभग समान मान सकते हैं। तो यहाँ पर B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग कितनी होगी, 1/4πε0Q/r²। अब यदि एकांक धन आवेश को हम कहां से B से A तक ले जाते हैं तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, छोटा होगा काम dW,
और डी डब्ल्यू का मान कितना होगा, एकांक धनावेश पर बल कितना लग रहा है यहाँ बी पर, आपको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एट बी डी एक्स। चूंकि डी एक्स भी मात्रक सदिश राशि है, ई भी सदिश राशि है, हमारे द्वारा लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा, ई के बराबर होगा। ई की दिशा इधर होगी, dx की दिशा इधर होगी। यदि हम वेक्टर नोटेशन की बात करें तो या तो dx की दिशा को पॉजिटिव मानो तो e की दिशा नेगेटिव होगी, और e की दिशा को पॉजिटिव मानो तो dx की दिशा नेगेटिव होगी। इसलिए यहाँ पर माइनस dx कर दें, हमारे द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है ना, और विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो e माइनस ई डी एक्स, और e का मान मैंने रखा 1/4πε0 q अपान एक्स स्क्वायर dx। अब हमें तो ये चूंकि सैंपल लिया है, जब भी किसी भौतिक राशि की गणना करनी होती तो हम डायरेक्ट उसको विस्तारित रूप में गणना नहीं करते, एक छोटे से सैंपल पर उसका कैलकुलेशन कर देते हैं, और यदि भौतिक राशि का मान समान है तो उसको हम समेशन से हल करते हैं। और यदि भौतिक राशि का मान क्या है, दूरी के साथ बदल रहा है या किसी चर के बदलने पर बदल रहा है, तो वहाँ पर हम समेशन के द्वारा हमारे द्वारा की गई गणना क्या होगी, गलत हो जाएगी। वहाँ पर हम समाकलन के द्वारा उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिंदु P पर विभव बराबर एकांक आवेश को अनंत से कौन सी दूरी पर लाएंगे, अनंत से कहाँ तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाने में किया गया कार्य है, B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो हम A को कहाँ रखेंगे, P पर, और B को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो देखना है B की पोजीशन मैंने ले लिया अनंत, और P की पोजीशन कितनी है R, और DW का समाकलन कर दिया। इसी सैंपल को हमने समाकलन के द्वारा विस्तारित किया है। हमको P बिंदु पर विभव करना है, तो हमने A को कहाँ सेट किया, P पर, और B को कहाँ भेज दिया, अनंत पर। हमारा कैलकुलेशन ही हो जाएगा एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और हम उसी कार्य को बिंदु P पर विभव कहेंगे। यहाँ पर परिमाण रखने पर -1/4πε0 Q, ये सब कांस्टेंट राशियाँ हैं, आपको पता है। केवल अंदर कौन होगा, 1/x² dx इंफिनिटी टू r। यदि इसी को अपन और आगे बढ़ाएं तो माइनस ये v है, बिंदु P पर विभव जो कि r दूरी पर पॉइंट P है, तो v एट r -1/4πε0 Q, और इसको अपन ऊपर की साइड लाएंगे इंटीग्रेशन में, तो पावर -2 dx इंफिनिटी टू r। चूंकि हम समाकलन में जानते हैं पावर एक बढ़ जाती है, तो -2 + 1 लिमिट होगी इंफिनिटी टू r, -q/4πε0 x पावर -1/-1 लिमिट होगी इंफिनिटी टू r। ये -1 ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, q/4πε0, और इस x की पावर 1 को अपन नीचे ले जाएंगे, 1/x इंफिनिटी टू r। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यदि हम रख दें तो ये हो जाएगा 1q/4πε0 1/r -1/∞, तो जिसका मान हमारा सामने आ जाएगा v एट r इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। इससे स्पष्ट हो गया कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस प्रकार से हमने बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जो कि r दूरी पर है, उस r दूरी पर विद्युत विभव की गणना की, और उसका मान आवेश जो स्रोत आवेश है जिस पर परिमाण q है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूरी का उल्टा होता है, दूरी पड़ने पर विभव घटता चला जाता है। अब आगे की बात आती है, हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव। तो विद्युत द्विध्रुव हमें पता है कि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर है तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये भी हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, इसका मध्य बिंदु वो है
तो इसके सामने यदि हम, वैसे तो हम एक जनरल बिंदु, एक जनरल पोजीशन भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए, सरल तरीके के लिए अभी हम पहले केवल दो मानक स्थितियों में विभव की गणना करेंगे। पहली मानक स्थिति है विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति, जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना भी की थी, तो पहले अक्षीय स्थिति में और फिर निरक्षीय स्थिति में। तो अभी हमारा टारगेट पहला है अक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति से हम अवगत हैं कि जब बिंदु या ऐसा बिंदु विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति मान लीजिए कि ये पॉइंट P जो कि हमने एक्सेल पोजीशन पर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने R ली है, तो पॉइंट P पर विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों के प्रभाव से पहले हम इंडिविजुअल सेपरेट अलग अलग देखेंगे और फिर हम विभव का टोटल विद्युत द्विध्रुव के विभव की गणना करेंगे। तो पहले V at P ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के इस सिरे पर जो प्लस क्यू चार्जेस है, इसकी वजह से बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। तो अभी हमने बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना की थी, वो था कितना 1/4πε0। चूंकि यहाँ प्लस क्यू है तो हम प्लस क्यू की बात कर रहे हैं, और दूरी होगी BP, क्योंकि 1/r होता है 1/4πε0 Q/r अर्थात दूरी, और BP का मान होगा 1/4πε0 Q/BP। ये डिस्टेंस वो PR है, ये डिस्टेंस ये है, तो BP होगा इन दोनों का अंतर R माइनस ए। चूंकि अदिश राशि है इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर नोटेशन नहीं लगाएंगे। अब विद्युत द्विध्रुव का दूसरा जो छोर है वो -Q वाला है, तो इस -Q के कारण बिंदु P पर विभव का कितना परिमाण होगा, वही बात है 1/4πε0 -Q/AP। -Q हमें पता है कि यहाँ पर विद्युत विभव अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर दें, क्योंकि जब हम एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाते हैं तो प्लस आवेश प्रतिकर्षण बल लगाता है और हमारे द्वारा कार्य करवाता है, और जो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसके विभव को बढ़ा रहा है। परंतु ठीक उसी समय -Q आकर्षण बल लगाता है, आकर्षण बल लगाकर ये बल को क्या कर देता है, कम कर देता है, अर्थात हमारे द्वारा बाह्य कार्य कम करता है, अर्थात उसके विभव में क्या कर देता है, गिरावट ला देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह सहित रखेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर पूरा समेकित विभव कितना होगा, तो इन दोनों को अपन प्रॉपर साइन के साथ जोड़ देंगे। 1/4πε0 Q/r माइनस ए, AP का मान होगा R+a। मैं डायरेक्ट यहाँ पर AP की जगह, क्योंकि A से P की दूरी, ये इतनी दूरी R है, इतनी दूरी ये है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R+a। तो 1/r माइनस Q/r माइनस है और 1/4πε0 Q/r+a। हम दोनों को जो कॉमन राशियाँ उसको आउटसाइड लिख दें, तो 1/r माइनस ए माइनस 1/r+a, इनको यदि अपन हल करेंगे तो V = Q/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा R+a और R-a का एलसीएम ये होगा, और इनको हल करने पर यहाँ पर माइनस है, -R-a, चूँकि R से R कैंसिल हो जाएगा, A से डबल A हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4πε0 2a/r² माइनस a²। आपको पता है Q.2a विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर उपस्थित आवेश और उसकी द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, जिसे हम P कहते हैं। तो ये परिमाण P में आ जाएगा Q/4πε0 r² माइनस a²। यही विभव की बात है। फिर वही बात करें कि यदि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a बहुत छोटी है तो ये तो बहुत छोटा होगा, अर्थात r इज ग्रेटर देन a, तो उस स्थिति में r² माइनस a² को अपन लिख सकते हैं लगभग a के बराबर। r² माइनस a² कैन बी रिटन इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली r², तो 4πε0 r²। ये हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के मुख्य
सेंटर से, केंद्र बिंदु से यदि बिंदु पी आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में, तो वहाँ पर विद्युतीय विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देने की बात है, बिंदु आवेश में दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और विद्युत द्विध्रुव में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने कौन सी पोजीशन पर देखा? विभव अक्षीय स्थिति में देखा हम इसको, V एट आर एट एक्सियल पोजीशन। अब यदि आप कहो कि सर निरक्षीय पोजीशन में क्या होगा, तो वैसे तो हम डायरेक्ट भी अनुमान लगा सकते हैं कि निरक्षीय पोजीशन किसे कहते हैं। द्विध्रुव के लंबवर्धक पर यदि कोई बिंदु है तो निश्चित है, मैं सिंपल कह दूं कि एकांक धनावेश को यदि मैं इस प्रकार से अनंत से लंबवर्धक के अनुदिश लाता हूं, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों परिमाण में बराबर है। साथ ही लंबवर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दोनों से दूरी भी समान है, तो दोनों, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एक आकर्षण बल लगाएगा, दोनों का परिमाण समान होगा, तो नेट बल शून्य होगा, अर्थात हमको कोई काम करना नहीं पड़ेगा और हमारे द्वारा किया गया कार्य तो विभव को बढ़ाता है। परंतु चूंकि हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता, इसलिए वहां पर विभव का मान कितना होगा? शून्य होगा। फिर भी यदि आप गणितीय रूप में इसको देखना चाहें तो आराम से आप देख सकते हो। वैसे तो इसका मान कितना होता है? शून्य होता है। हमने अभी भी अक्षीय का मान निकाल दिया है, जो कि कितना आया? 1/4πε0 p/r² माइनस a स्क्वायर, या यदि r का मान बहुत बड़ा है a की तुलना में तो p/r²। और इसका मान हम पहले ही अभी बोल चुके हैं, ओरल समझ चुके हैं कि 0 होगा। फिर भी यदि अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमने निरक्षीय स्थिति में बिंदु P लिया है, जो कि इससे कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। इस स्थिति में ये दूरी और ये दूरी समान होगी, ये दूरी ये होगी, तो ये दूरी होगी √r² प्लस a²। ये दूरी भी होगी हमारी √r² प्लस a²। तो V एट P ड्यू टू प्लस Q चार्जेस, बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के धन Q आवेश के कारण विभव का मान कितना होगा? तो 1/4πε0, यहाँ पर चार्ज प्लस Q है, दूरी कितनी होगी? BP, और BP का मान होगा √r² प्लस a²। यहाँ वर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि विभव के फार्मूले में Q/r होता है, दूरी होती है, दूरी का वर्ग नहीं होता है। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में r का वर्ग होता है, तो जरा यहाँ ध्यान देना आपने। फिर V ड्यू टू माइनस Q कितना होगा? वही का वही 1/4πε0 माइनस Q/√r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। चूंकि विद्युत द्विध्रुव पूरे के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा? तो उसके दोनों सिरों, एक विभव को बढ़ा रहा है, दूसरा उतना ही परिमाण में विभव को घटा रहा है, तो कुल विभव दोनों का बीजगणितीय योग होगा 1/4πε0 Q/√r² प्लस a² प्लस पर यह माइनस Q/4πε0 √Q/r² प्लस a²। दोनों परिमाण में समान है, चिन्ह उल्टे हैं, कट गए। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब अपन एक और अगली बात करें। अभी हमें तीसरा बिंदु भी या तीसरा क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। अब आगे की बात आती है, जैसा कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी एक गोलीय खोल ली थी। वो गोलीय खोल प्लस Q आवेश से आवेशित थी, और उस गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी उसका हमने कैलकुलेशन किया था। मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, क्योंकि उसी के द्वारा हम आवेशित गोलीय खोल की यदि हमें तीव्रता पता होगी तो V की गणना करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम लेते हैं गोलीय खोल जिसकी त्रिज्या r है और उस पर टोटल प्लस Q आवेश वितरित है। हालांकि इस पर पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा लेते हैं, परंतु यहाँ पर कुल आवेश को हम कह दें Q, पृष्ठ घनत्व कह दें सिग्मा। ये गोलीय खोल का केंद्र वो है, और हमने गोलीय खोल के बाहर एक बिंदु P लिया, और इस P पर आपको पता है गाउसियन एप्लीकेशन, गाउसियन रूल एप्लीकेशन में बिंदु P पर तीव्रता E का मान कितना आया था? 1/4πε0 Q/r²। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी थी? r थी।
ये आउटसाइड है, हमारा बी बिंदु किधर है, आउटसाइड है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप कहोगे सर कैपिटल आर क्या है, तो चूंकि ये गोली खोल है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित हमने मानी थी, खोल है ये, ठोस नहीं है, और प्लस जो भी आवेश दिया जाता है केवल उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है, इस पर पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, इस गोली खोल की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। चूंकि यदि विचाराधीन बिंदु P गोली खोल के बाहर है तो हमें पता है कि R इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो यहाँ से निष्पष्ट एक पता चलता है कि जैसे जैसे बिंदु P की गोलीय खोल के केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के अनुपात में घटती चली जाएगी, आर स्क्वायर। अब यदि हमें विभव की गणना करनी है, गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के कारण, ये जो हमारा चौथा बिंदु है, आवेशित गोलीय खोल के कारण विभव की गणना, तो आपको पता होगा बिंदु P पर विभव V कहाँ है, आउटसाइड है। तो आपको यह भी हम बता दें कि देखिए ये गोलीय खोज जिस पर कुल आवेश क्यों है, तो इसकी तीव्रता का मान कितना हुआ, क्यू बटा आर स्क्वायर, जिसमें हमें कूलाम नियम के दर्शन होते हैं। और कूलाम नियम में क्या है, यदि ये पूरा क्यू आवेश एक बिंदु आवेश लें तो भी तीव्रता उतनी जाती है। अर्थात यहाँ से हमें एक और नया तथ्य सामने आया है कि इस पूरे गोलीय कोश के जो पृष्ठबल जो पूरा आवेश क्यू है, एक बिंदु आवेश के रूप में भी लिया जा सकता है। और वो बिंदु आवेश कहाँ पर केंद्रित माना जा सकता है, इसके सेंटर ओ पर। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर यदि हम इस क्यू आवेश को कहाँ मान लें, यहाँ पर मान लें, केवल गणना के लिए, हमेशा के लिए नहीं, केवल एक गणना के लिए, क्योंकि सहूलियत है कि जो गोलीय आवेश पर वितरित कुल आवेश है उसको यदि हम सेंटर पर भी मान लें तो भी कूलाम की नियम से जो हमें फार्मूला मिल रहा है वही आता है। तो इस Q से P पर विभव V कितना होता है, अभी अभी हमने बिंदु आवेश के कारण विभव V की गणना की, तो इस Q आवेश को हम कहाँ मान लें, O पर। तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और गणना में आपको पता है कितना आया था, 1 ये V की गणना की थी, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस OP, और OP का मान कितना है, R है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, R। तो बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। यदि हम बिंदु P को पृष्ठ पर ले जाएं तो आपको पता है ये आउटसाइड है, यदि बिंदु P को हम पृष्ठ पर ले जाएं तो V कहाँ पर, पृष्ठ पर यार, V एट सरफेस। तो निश्चित है हमारा R किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल r इज जस्ट इक्वल टू कैपिटल R। उस स्थिति में V एट सरफेस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। अर्थात बाहर विभव का मान कम रहेगा, जैसे जैसे हम पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे विभव का मान बढ़ता जाता है, यही तीव्रता के ऊपर भी बात लागू होती है। और यहाँ पर V का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। हाँ यस, यहाँ पर ये पृष्ठ पर कितनी होती है, वही की वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का वर्ग, और R का वर्ग कितना होगा, ये भी अधिकतम होगी। ठीक है। अब यदि हम अंदर की तरफ चले, कहां पर, अंदर की तरफ, तो अंदर V, पहले हम विद्युत क्षेत्र की बात करें इनसाइड, तो चूंकि हम गाउसियन सरफेस से हमने E का कैलकुलेशन किया था, तो अभी तक पृष्ठ तक तो ठीक है, Q आवेश था अंदर, पर जैसे हम पृष्ठ के अंदर यदि चलते हैं तो चूंकि आवेश का मान कितना होता है, 0, गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का मान 0 होता है, तो गाउस नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यदि यहाँ पर विचाराधीन बिंदु P यहाँ ले ले तो यहाँ पर E का मान कितना होगा, E इनसाइड 0 होगा। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं कि सर E 0 है तो V भी क्या होगा, 0 होगा, परंतु यहाँ पर एक तथ्य पॉइंट टू नोटेट कि V का मान 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एकांक धन आवेश को हम बाहर से
यदि पास में ला रहे हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया गया है वो बढ़ता जा रहा है, विभव को बढ़ा रहा है, और विभव को बढ़ाने पर यहाँ तक लाने में हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के खिलाफ बल लगाकर। तो यहाँ पर विभव अधिकतम होगा। यहाँ तक हमने जो काम किया वो तो है ही, अंदर जाएंगे प्रतिकर्षण बल लगना जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम परिसीमा क्षेत्र के अंदर चले गए जहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य में ही है, हमारे द्वारा किया गया कार्य अब थोड़ी जीरो होगा। ये कितना होगा? सरफेस के बराबर होगा। तो V inside of the charged spherical shell not zero, it is 1/4 pi epsilon 0 Q by R होगा, जो कि सरफेस के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है कि विद्युत क्षेत्र के बाहर विभव का मान आर पर निर्भर करता है। जैसे सरफेस पर आते हैं विभव का मान अधिकतम होता है, तीव्रता का मान भी अधिकतम होता है, परंतु जैसे हम आवेशित गोली चालक गोली खोल के अंदर प्रवेश करते हैं तो विद्युत बल रेखाएं शून्य हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, परंतु विभव का मान शून्य नहीं होता। ये नियत रहता है और इसका मान ठीक उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पर होता है। इसलिए दोनों जगह इनसाइड भी उतना ही, सरफेस पर भी उतना ही, और आउटसाइड दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। ये हमने अभी चौथा बिंदु भी देख लिया है, आवेशित गोली खोल के कारण विभव की बात की। अब अपन अंतिम बिंदु पर या अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि आज के लेक्चर का हमारा अंतिम बिंदु होगा। आवेश के निकाय से किसी बिंदु P पर अभी तक हमने क्या लिया? एक बिंदु आवेश लिया है, विद्युत द्विध्रुव के दो छोर लिए हैं, पर यदि कोई एक ऐसा निकाय जिस पर एक नहीं दो नहीं n आवेश है जो अलग अलग पोजीशन पर वितरित हुए हैं, तो क्या इनके सबके संयुक्त प्रभाव से किसी बिंदु P पर विभव का मान कितना हो सकता है? क्या हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो चलिए हम उस पर चर्चा करें। हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन वो है ना, और ये पॉइंट यहाँ पर Q1 पॉइंट है, ये Q1 पॉइंट है, ये Q2 है, ये Q3 है, P1 यहाँ पर चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज Q3 रखा हुआ है। अब ये अपन केवल 3 बिंदुओं की बात करते हैं, उसके बाद में इसको व्यापक में अपन n बिंदुओं के लिए तैयार कर लेंगे। अब Q1 के कारण बिंदु यहाँ पर हमने इससे कितनी दूरी ली है? R1 जो पॉइंट P है, इसका सदिश इसका स्थिति सदिश बिंदु O के सापेक्ष R1, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी पोजीशन कितनी है? R1 है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी पोजीशन कितनी है? R2 है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी पोजीशन कितनी है? R3 है। तो देखिए अब ये बिंदु 1, ये बिंदु 2 और ये बिंदु 3 क्लियर हो गया। बिंदु 1 पर Q1 आवेश रखा हुआ है, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष पॉइंट 1 का स्थिति क्या है? R1 है। पॉइंट 2 के सापेक्ष स्थिति कितनी है? R2 है। इस प्रकार से तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R1P होगी। ये डिस्टेंस P से कितनी होगी? R2P होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? R3P होगी। तो बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण कितना आवेश होगा, जिसको अपन बोल दे V1 बराबर कितना हुआ? हमको पता है कि इस बिंदु आवेश से P की दूरी R1P है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1P। बस बिंदु P पर विभव आ गया है। किसकी वजह से? केवल किसके कारण? Q1 के कारण। Q2 के कारण कितना होगा, जिसको अपन V2 कर दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2P। R2P क्या है? बिंदु 2 और P के बीच की दूरी। इसी प्रकार से V3 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3P। तो बिंदु P पर इन तीनों बिंदुओं के कारण, तीनों बिंदु आवेशों के कारण कुल विभव V कितना होगा? हम सम कर दें, अलजेब्रिक सम V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ अलजेब्रिक सम बोला है, यहाँ पर अभी मैंने अपनी सहूलियत के लिए तीनों बिंदुओं पर प्लस Q आवेश रखा है, पर कहीं पर माइनस Q भी आवेश होगा तो हम उसको चिन्ह के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे। तो क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1P प्लस Q2 अपान R2P प्लस Q3 अपान
R3P। यदि इसी प्रकार से n बिंदु होंगे तो हम कह सकते हैं 1/4πε0 Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस Qn/Rnp। और इसको यदि हम सिग्मा नोटेशन में लिखें तो आपको पता होगा 1/4πε0 सिग्मा i बराबर 1 से लगाकर देखना, यहाँ 1 2 और आखिरी में कितना है n, तो मैं कह सकता हूँ QI/RIP। ये हमारा बिंदु आवेशों के कारण विभव का मान आ चुका है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि आज हमने विद्युत विभव के ऊपर विस्तार से चर्चा की। बिंदु आवेश के पहले विभव को परिभाषित किया, सिंपल है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। सूत्र होगा यदि W कार्य किया जाता है Q आवेश को लाने में, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q होगा। 1 जूल 1 कूलम को हम 1 वोल्ट कहते हैं, तो विद्युत विभव का सूत्र W/Q मात्रक वोल्ट। विभव सूत्र हम कार्य